हाँ जी बच्चों, जल्दी से मेरे को कंफर्म करिए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जल्दी से मेरे को कंफर्म करिए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जल्दी से कंफर्म करिए क्या बच्चों, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। ओके बेटा, ओके। अगले मुद्दे की हम बात करेंगे बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले मुद्दे की हम बात करेंगे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शुरू करना था। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो इससे कनेक्टेड, और ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की संभावना है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ, और आरबीआई को जो एस्टेब्लिश किया गया वो आरबीआई एक्ट 1934 बना करके एस्टेब्लिश किया गया। यानी आरबीआई एक्ट जो बना वो 1934 में बना, और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट उस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो हुआ 1 अप्रैल 1935 में हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट है? आरबीआई एक्ट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील बाय आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1935, आरबीआई एक्ट 1931, आरबीआई एक्ट 1947। अगर ऐसे करके मेंशन किया जाता है तो आप क्या टिक करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील बाय आरबीआई एक्ट 1934। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। जब ये बैंक बना था उस दौरान इसे प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था, विद फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज विद फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 5 करोड़। इसे प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो रिकमेंडेशन किसके थे? हिल्टन यंग कमीशन। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पर बना। इसका इनिशियल जो फुल्ली पेड शेयर कैपिटल था वो कितना रखा गया? 5 करोड़। प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के तौर पर बना, आरबीआई एक्ट 1934 में बना, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में, या डेट भी पूछा जा सकता है 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1935। ऐसे करके आपका आरबीआई से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरबीआई की बात करें बच्चों, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई से कनेक्टेड काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके लिए आ सकते हैं। आगे इन्होंने बोला गवर्नमेंट हेल्ड शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 2,20,000। 2,20,000 रुपए के यहां पर गवर्नमेंट ने शेयर होल्ड किए थे, नॉमिनल वैल्यू। इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। और पूरी तरीके से ये नेशनलाइज बैंक बना, पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैंक बना। कब से बना? जनवरी 1, 1949 से। हम नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक के हमने नेशनलाइजेशन किए थे, टाइम डिफरेंट टाइम पर किए थे। 1969 में किए, 1980 में किए, बट हम आरबीआई के नेशनलाइजेशन की बात करें तो इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बैंक इज कॉल्ड गवर्नर। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव हेड को गवर्नर बोला जाता है, और इसी गवर्नर को असिस्ट किया जाता है डिप्टी गवर्नर और अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैंक। आरबीआई का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसे हम बेसिकली गवर्नर बोलते हैं। जनरल डायरेक्शन की बात करें तो बैंक हैज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि जनरल डायरेक्शंस देने का काम करते हैं, सप्लीमेंटेड बाय द 4 लोकल बोर्ड्स एट दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। दैट मीन्स हम बात करें इसके 4 लोकल बोर्ड्स बनाए गए, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, मद्रास को चेन्नई बोला जाता है। द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बैंक इज इन मुंबई। अभी के लिए ये हेड ऑफिस इसका आरबीआई का मुंबई में है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली स्टेब्लिश इन कैलकाटा बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। स्टार्टिंग में इसे कलकत्ता में स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी के लिए अगर हेड ऑफिस पूछा जाए आरबीआई का तो आप क्या बोलेंगे? दैट पर्टिकुलर हेड ऑफिस सेंट्रल बैंक का हमारा कहां पर है? मुंबई में है।
इनिशियली हेड ऑफिस कहां पर स्टेब्लिश किया गया, ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो वो कोलकाता में किया गया था। सेंट्रल ऑफिस वेयर द गवर्नर इज सिट्स एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस किसे बोला जाता है, जहां पर गवर्नर बैठता है और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनती हैं। आरबीआई ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड था, बट आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1949 द रिजर्व बैंक इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली अपने कंट्रोल में ले लिया। RBI has 19 regional office, most of them in state capital and 4 sub-zonal offices. RBI के 19 regional offices हैं और 4 sub-zonal offices हैं, सब offices या zonal offices हैं। But as per the RBI official website, आपके स्टडी मटेरियल में ये दे रखा है बेटा, अगर एग्जाम में आए तो यही आपने टिक करना है। But as per RBI official website, RBI has 27 regional offices, most of them in state capitals and 4 sub offices or zonal offices. देखो बेटा, हर एक गवर्नमेंट की बात समझो पहले। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट की बात से अगर बात करते हैं, हाँ, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ही बोला जाता है, यू नो और एवरीबडी नो। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर लेन देन जो मुंबई से ही होते हैं। और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोलने के पीछे लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुंबई की बात करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मुंबई का जो पोर्ट था वो स्टार्टिंग से काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी ट्रेडिंग होती रही है, और जहाँ से ट्रेडिंग होती है वहाँ पैसा आता है, और पैसा जहाँ आता जाता है, जहाँ फाइनेंस आता, जहाँ फाइनेंस जहाँ ज़्यादा आएगा, इसका मतलब उसे फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाएगा। इवन दो दिल्ली इज़ अ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली की अगर हम बात करें तो चारों साइड से यहाँ ये लैंड लॉक में है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कोई पोर्ट वगैरह हो जहाँ से डायरेक्टली कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे हों। दिल्ली में ये सारी एक्टिविटीज़ कम होती थी इनिशियली, मैं बात बता रहा हूँ। इनिशियली सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी मोस्टली डिफरेंट पोर्ट से होती रहती थी। हालांकि अभी के लिए ड्राई पोर्ट्स का कंसेप्ट आ गया है कि अगर दिल्ली से ही कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको मुंबई भेजने की टेंशन नहीं लेनी, वो दिल्ली में ही डिफरेंट लोकेशन पर ड्राई पोर्ट्स हैं, वहाँ पर अपना गुड्स हैंड ओवर कर सकता है, उसके बाद वो फॉरेन कंट्री में जा सकता है। तो ड्राई पोर्ट्स में आपने हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद जो एक्सपोर्ट से कनेक्टेड जो सर्विसेज देने वाले होते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ से गुड्स को फिर डिफरेंट पोर्ट्स पर लेके जाएंगे और उसे आगे फर्दर एक्सपोर्ट करेंगे। तो आज की डेट में बात करें, अब बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, लेकिन दिल्ली जो है एक तरीके से सेंट्रल इंडिया का पॉइंट ट्रीट करते हुए और पुराने राजा महाराजाओं की कैपिटल मोस्ट ऑफ दी दिल्ली रहा, और जिसने दिल्ली पर राज किया उसने बोला कि इसने इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया। तो डिफरेंट पर्सन जब वेरियस लोकेशन से इंडिया में आया करते थे, पुराने टाइम की बात है, तो वो मेन टारगेट दिल्ली होता था कि जिसने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया वही इस पर्टिकुलर कंट्री का, इस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्टिनेंट का एक तरीके से राजा महाराजा या सम्राट बोला जाता था। तो वही एक रीजन आस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी सारे के सारे आस्पेक्ट हैं, इधर सेटअप किए गए, इधर बनाए गए। वेरियस एम्बेसीज भी हमने दिल्ली में कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटेन कर रखे हैं, लेकिन उनका ईच एंड एवरी प्लेसेस पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ उन्हीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हुए हुआ, और उसका हेड ऑफिस हमने कहाँ पर रख लिया? मुंबई में रख लिया। ऑल ओवर इंडिया एक कंट्री है, एक यूनाइटेड कंट्री है, किसी भी ऑफिस का कहीं पर भी हेड ऑफिस रखा जा सकता है। पर्पस देखा जाता है, जहां पर कनेक्टेड एस्पेक्ट ज्यादा चल रहे होते हैं उससे कनेक्टेड मैटर हम उधर ही मेंटेन कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट्स की बात करें, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में बना हुआ है, तो उससे कनेक्टेड जो मिनिस्ट्रीज हैं वो दिल्ली में ही उन्होंने सारी की सारी मिनिस्ट्रीज एक जगह बना दी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को का हेड ऑफिस किसी अनदर प्लेस पर मेंटेन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल कैपिटल है, और यही एक रीजन था कि कहीं ना कहीं हमने जो आरबीआई था उसको भी हमने कहां पर स्टेब्लिश कर लिया? मुंबई में स्टेब्लिश कर लिया। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल इस वजह से नहीं है कि आरबीआई है,
मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल इस वजह से भी है कि मुंबई में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता था स्टार्टिंग से, और ट्रेडिंग होने के पीछे लॉजिक क्या था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, और उसके लिए उधर हमारे पास पोर्ट भी था। क्लियर है बेटा? और यही एक रीज़न था कि कई बार किसी का नाम पड़ जाता तो फिर चलते रहता है। आज की डेट में चाहे दिल्ली से ट्रेडिंग ज़्यादा हो या मुंबई से ट्रेडिंग ज़्यादा हो, दिल्ली में बिजनेस ज़्यादा हो या मुंबई में ज़्यादा हो या कोलकाता में ज़्यादा हो या चेन्नई में ज़्यादा हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन एक बार जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलना चालू कर दिया, फाइनेंशियल कैपिटल तो वही रहेगा ना। बात समझ रहे हो? तो अब इस बात का जस्टिफिकेशन हम लेकर के आए कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है या नहीं है, या दिल्ली में इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं हुआ, तो ये जस्टिफिकेशन की बात यहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं कस्टम में, जो हो जाता है एक बार उसको ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब कल को कोई बोलने लगे कि मुंबई में ज़्यादा अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, मुंबई में ज़्यादा अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, पार्लियामेंट वगैरह सारे मुंबई में शिफ्ट करो, तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतने टाइम से जो कस्टम बन गया, जो सारे के सारे माइंडसेट बन गए, वो चल रहे हैं। और दिल्ली को भी देखा जाए तो इंडिया का एकदम सेंट्रल पॉइंट भी नहीं है दिल्ली। अगर इंडिया का सेंट्रल पॉइंट देखा जाए तो मध्य प्रदेश देखा जाएगा, एमपी देखा जाएगा। एमपी में सारा कुछ होना चाहिए था, नेशनल कैपिटल एमपी बनना चाहिए था। बट मेन थिंग क्या है कि जो हमारा शासन प्रशासन, जो हमारे राजा महाराजा, जो हमारे देश को चलाने वाले पर्सन हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का जो लोकेशन है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कोई भी अगर अटैक करेगा तो दिल्ली तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, और वहां से हमारी लीडरशिप तब तक ऑपरेट करती रहेगी। तो लीडरशिप को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यही एक पॉइंट था कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम ज़्यादा सेफ्टी दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, बच्चे बोलेंगे सर इंडिया के मैप में ऊपर से तो दिल्ली बहुत नज़दीक दिखाई देता है, लेकिन जहां से नज़दीक दिखाई देता है वहां पर आप देखोगे तो उधर एक साइड में हिमालय खड़ा हुआ है, जिसको क्रॉस करके आना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाकी एरिया से हम जल्दी से हम एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस थे जो कि दिल्ली को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स ने कैपिटल बनाया। अगर उन पर डिस्कशन करने बैठे तो हम 2-4 महीने इस सब्जेक्ट मैटर पर बात कर सकते हैं। आरबीआई क्रैकर की मैं बात कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने कुछ यहाँ फैक्ट मेंशन करे। अब आरबीआई क्रैकर क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या लिख दिया आपने क्रैकर वगैरह, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। क्रैकर का मीनिंग है कि शॉर्ट फॉर्म में बस क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई वॉज established as a private shareholder bank. RBI was established on the recommendation of the Hiltonian Commission. The government held shares nominal value of 2,20,000 at that time जब वो establish हुआ. It was nationalized on January 1st 1949. The executive head of RBI क्या बोला जाता है, गवर्नर बोला जाता है, और इसके four general directions. The bank has a central board of directors supplemented by 4 local boards at Delhi, Kolkata, Madras, Bombay for 4 respective regional area, north, east, south and west. हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बैंक कहां पर है, मुंबई में, और सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली established in Calcutta. Central office of the Reserve Bank of India was permanently moved in Mumbai in 1937. Now RBI is fully owned by the government of India, or RBI has 29 regional offices, most of them in state capital, and 4 sub offices, but as per RBI official website RBI के 27 regional offices हैं। ये बच्चों हमने बात किया मेन क्रक्स या आरबीआई क्रैकर, जो सारे के सारे आरबीआई, ये पर्टिकुलर आरबीआई क्रैकर एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एलिमेंट आप बेटा अच्छे से रिटेन कर लेना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ये फैक्ट है, आपको बहुत बेहतर तरीके से रिटेन कर लेने। अगले मुद्दे पर चलेंगे बच्चों, मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई मेन क्या क्या काम करता है। तो आरबीआई के मेन फंक्शंस को अगर क्रक्स बनाना चाहें, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जब हम डिस्कस कर रहे थे काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तो वही सारे फंक्शंस को आज हम आरबीआई के फंक्शंस के तौर पर स्टडी करते हैं। तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करता है,
रेगुलेटर का काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट वाला आंसर नहीं देना आपने, आपके स्टडी मटेरियल वाला आंसर ही देना है, आपके स्टडी मटेरियल वाला आंसर ही टिक करना है। बात क्लियर? मे बी पॉसिबल जब उसमें मेंशन किया गया है ना, अगर ये 19 वाला ऑप्शन ना मिले आपको तो 17 पर टिक करना है। जनरली ऐसा होता है ना, जो स्टडी मटेरियल में लिखा है उसी को सीधा कॉपी पेस्ट किया और एमसीक्यू क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया। तो उधर अगर 19 अगर ऑप्शन है तो 19 पर ही टिक करना, पहले 19 पर ही टिक करना। अगर 19 ना मिले तो 27 पर टिक कर देना। मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करता है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर का काम करता है, क्योंकि आरबीआई डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स को जिनको लाइसेंस देता है उनको टाइम टाइम पर रेगुलेट करता रहता है और सुपरवाइज करता रहता है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को प्रॉपरली मैनेज करना, करेंसी इश्यू करना। डेवलपमेंट रोल होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार्केट को डेवलप करने का प्रयास करता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम और रिलेटेड फंक्शंस। मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर ये कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे रोल परफॉर्म करता है, इन सारे एस्पेक्ट को हम इधर कवर करके चलेंगे। आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर कैसे काम करता है, इन सारे एस्पेक्ट की बच्चों अगर हम बात करें तो ये फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है द मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव होंगे मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड वाइल कीपिंग इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पब्लिक को ज्यादा फंड देने का एक ऑब्जेक्टिव होगा, या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को फंडिंग रोकी जाएगी? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, कब पैसे को ज्यादा रिलीज करना चाहते हैं, कब पैसे पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे बनाना, उसे इंप्लीमेंट करना, उसको लगाना और टाइम टाइम पर उसे मॉनिटर करना, क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टमेटिकली फॉलो की जा रही है बैंक्स के थ्रू या नहीं की जा रही है। जब जब हम कोई मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं तो मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, कि हमारे प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, जनरल प्राइस लेवल स्टेबल होने चाहिए, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, और हमारी कंट्री का ग्रोथ भी होते रहना चाहिए। कई बार जनरल प्राइस लेवल डाउन जाते हैं तो कंट्री का इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो डाउन में चला जाता है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल जब ज्यादा अप जाएंगे तो उस दौरान ग्रोथ पर इंपैक्ट, ग्रोथ तो बेहतर हो जाता है, लेकिन पब्लिक एट अ लार्ज, दैट मीन्स मिडिल क्लास और लोअर क्लास सेगमेंट वाले पर्संस को समस्या होना चालू हो जाती है। तो जब जब हम मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन की बात यहां पर की जाती है। आगे इन्होंने बोला रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करने का काम करता है और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी करता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर आपने सुना होगा, घर में बोला जाता होगा, जरा रेगुलेटर ऑन कर दो, रेगुलेटर ऑफ कर दो। गैस का भी रेगुलेटर होता है, फैन का भी रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर करता है क्या है? चलाने का काम करता है। फैन को चलाना है, रेगुलेटर ऑन कर दो। फ्लो चलाना है, फास्ट चलाना है, सारा काम कौन डिसाइड करेगा? रेगुलेटर डिसाइड करेगा, यस या नो। गैस को चलाना है, रेगुलेटर डिसाइड करेगा वो स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, यस या नो। सेम वे इकोनॉमी को चलाना है, फाइनेंशियल सिस्टम को गवर्न करना है, कैसे चलाना है, किस लेवल पर चलाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। तो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, किसी को लाइसेंस दे भी सकता है तो किसी का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला प्रिस्क्राइब्ड ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। मैं लास्ट टाइम पर भी आपसे बात कर रहा था, जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बना के रखा जाएगा तभी तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस आएगा। मान के चलो आपने बैंक में पैसे जमा किए, सुबह पता चला वो बैंक ही गायब हो गया, तो क्या आपका बैंकिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन, कहीं बैंकिंग सिस्टम में कोई ट्रस्ट बनेगा? कभी नहीं बन सकता। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस कब बन सकता है? जब बैंकिंग सिस्टम एक सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, बेहतर तरीके से काम कर रहा है, उसका रेगुलेटर उसे प्रॉपरली टाइट खींच के रखा हुआ है
कि किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ ना हो जाए, किसी भी टाइप का कोई घोटाला ना हो जाए। तो बच्चों यहां पर जब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड ब्रॉड पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए वेरियस पैरामीटर्स बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करते हुए उन्हें काम करना होता है। और ऐसा करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहे, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट रहे, कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज भी मिले पब्लिक को। कई बार ऐसा होता है कि आप किसानों को लोन दे सकते हो, इतने रेट पे दे सकते हो, इतने सस्ते रेट पे दे सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं दोगे, और नॉर्मल लोन दोगे तो 18%, 20%, 22%, जो भी आपके पॉलिसी हो। तो एक बार अगर फार्मर्स के लिए कोई पॉलिसी बना दी तो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करनी पड़ेगी, वो लोन देना पड़ेगा। फार्मर्स के लिए बोला कि अगर 5% पर 6% पर आप लोन दोगे तो देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं हम तो बाकी सारे बैंक 5% देते हैं, हम तो 15% पर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके लिए जो पैरामीटर बनाया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कॉमर्शियल लोन, आप पर्सनल लोन महंगे दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 15% पे दो, 20% पे दो, 22% पे दो। इवन तो क्रेडिट कार्ड से कई बार आप अमाउंट विड्रॉ कर ले तो टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते तो आपके ऊपर काफी हायर रेट का इंटरेस्ट लगता है। और हायर रेट का इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 60% पर एनम तक का इंटरेस्ट लग जाता है। तो बच्चों यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम को बेसिकली रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना भी एक हमारे आरबीआई का फंक्शन होगा। तो आरबीआई के फंक्शन में मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करता है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पैसा कहां से आएगा? मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज, मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को दी गई है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली आरबीआई को मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर, एक मॉनेटरी रेगुलेटर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको डिफरेंट टाइप की फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन कंट्री की करेंसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो आपको परमिशन से लेनी है, वो किससे लेनी है? आरबीआई से लेनी है। आगे जाके एग्जीक्यूटिव में एक एक्ट पढ़ोगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि फॉरेन कंट्री से पैसा लाना या फॉरेन कंट्री को पैसा ले जाना है तो दो रूट होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में प्रिस्क्राइब कर रखा है, इस पर्पज से आप इतना पैसा लेकर के जा सकते हैं या लेके आ सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा क्वांटम में पैसे लाने ले जाने तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन की जो एप्लीकेशंस लगानी पड़ती है, जो परमिशन लेना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर आरबीआई से लेना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इनका कहना है कि फॉरेन एक्सचेंज को ये मैनेज करके चलता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड है उसे बेहतर बनाया जा सके। बड़े सारे केसेस में ऑटोमेटिक रूट अलाउड किया गया है कि अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं तो जो पेमेंट वगैरह से कनेक्टेड एस्पेक्ट है उनके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम फेमा की बात करते हैं, जब हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं तो पैसे के विदेशी लेन देन के लिए, फॉरेन कंट्री में पैसे को लाने ले जाने के लिए कहीं ना कहीं फेमा या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। और इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो रोल है वो किसका है? आरबीआई का। इश्यूअर ऑफ द करेंसी, हर एक सेंट्रल बैंक का एक रोल होता है कि वो करेंसी इश्यू करने का काम करता है। तो ये इश्यू करेगा एंड एक्सचेंज और डेस्ट्रॉय। इश्यू कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है और डेस्ट्रॉय। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्ट्रॉय? डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपके पुराने नोट्स के बदले नए नोट दिए गए, वो क्या था? एक्सचेंज चल रहा था। इशू की बात करी जाए तो नए नोट्स डेवलप करना, नए नोट्स प्रिंट करना और उनको मार्केट में रिलीज करना, और पुराने नोट्स को जलाने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम, खत्म करने का काम भी आरबीआई ही करता है। तो करेंसी को इश्यू करना, करेंसी को एक्सचेंज करना और करेंसी को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चों? आरबीआई की होती है। एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, और ऐसे कॉइन्स जो सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं है
उनको भी इशू करना या डिस्ट्रॉय करना, ये सारे के सारे काम किसके रहते हैं? आरबीआई के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टू गिव द पब्लिक to give the public adequate quantity of supply of currency, notes and coins in good quality। इनका कहना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे एक नोट है, 500 का नोट है, पुराना करेंसी था, अब उसके 50 टुकड़े हो चुके हैं, टेप से चिपकाया हुआ है, पॉकेट से निकालते हैं तो 4 टुकड़े अंदर रह जाते हैं, 6 टुकड़े निकल के बाहर आ जाते हैं, और बीच वाले सारे टुकड़े पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, वो मालूम ही नहीं है। नोट हमारी इस कंडीशन में पहुंच चुका है, फिर भी हमें वो चलाना पड़ रहा है, क्योंकि उस नोट्स को बैंकर्स ने अपने सिस्टम में लेकर के डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसकी जगह नया नोट नहीं प्रिंट किया। तो आरबीआई का काम क्या है? नोट इशू करना, साथ ही साथ अगर खराब नोट हो चुका है, जिसको लेन देन जिसका पॉसिबल नहीं है, जिसको लेने देने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इवन तो उसे काउंट करते टाइम पे जब नोट काउंट कर रहे हैं पता चला आधा हिस्सा इस हाथ में आ गया, आधा हिस्सा इस हाथ में रह गया। अगर नोट इस कंडीशन में होंगे तो आपको कितनी असुविधा होगी। तो आप देखते हो जनरली नोट्स जो आपको मिलते हैं ना, ऐसे कंडीशन में मिलते हैं कि जो एकदम फिट एंड फाइन कंडीशंस होती है। पुराने जले कटे नोट कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चे कहते चलते ही नहीं है, घर में फेंक देने होते होंगे। बेटा सब चलते हैं, बैंक में डिपॉजिट कराओ, बैंकर्स को लेना पड़ेगा, उसके सारे पार्ट्स होने चाहिए, 50 टुकड़े क्यों ना हो, लेकिन टुकड़े आपके पास होने चाहिए, टुकड़े आपके पास होने चाहिए, बैंकर उसे एक्सेप्ट करेगा। तो पुराने नोट्स, फटे नोट्स, बेकार नोट्स को नोट बैंकर वापस लेता है, कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, पहले वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू आरबीआई के पास पहुंच जाते हैं। अगला मुद्दा है डेवलपमेंट रोल, परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। इनका कहना है कई बार पब्लिक अनएजुकेट होती है, अनएजुकेट इन सेंस कि पढ़े लिखे वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपकी बात करूं, आप एजुकेटेड हैं अगर हम एकेडमिकली देखें, लेकिन बड़े सारे एस्पेक्ट के लिए अभी भी आप अनएजुकेटेड हो। अनएजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता जिसने कभी कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नॉलेज ही नहीं है उससे। अनएजुकेटेड का मतलब है कि इस कुछ सेंस में आपको बहुत सारी जानकारी नहीं होती, तो टाइम टाइम पर आपको गाइड किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको समझाया जाता है। तो परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके बड़े सारे ऐड आते हैं। वो एक नेशन को कहीं ना कहीं एजुकेट करने के लिए, नेशन को कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जानकारी देने के लिए इस टाइप के गवर्नमेंट कई बार ऐड चलाते हैं। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जब मैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझा रहा था तो मैंने आपको बोला था बच्चों, आपका एसबीआई में अकाउंट और पीएनबी में जाके पैसा निकाल दिया तो समस्या खड़ी हो गई। पैसा विड्रॉ कहां से किया? पीएनबी के एटीएम से, और एसबीआई में अकाउंट था। इनका आपस में जो सेटलमेंट होता है वो कैसे होता होगा? इनका आपस का जो सेटलमेंट किया जाता है वो आरबीआई के थ्रू करवाया जाता है। इंट्रोड्यूस अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक एट अ लार्ज। ऑब्जेक्ट मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। आप किसी भी बैंक में अकाउंट है, कहीं से किसी भी बैंक में पेमेंट करिए, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है ड्यू टू आरबीआई। अगर आरबीआई इन सारे सेटलमेंट रोल को परफॉर्म ना करे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपने बैंक से पेमेंट करना है तो अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो पीएनबी वाले पर्सन को ही पेमेंट कर सकते हो जिसका पीएनबी में अकाउंट होगा, अदरवाइज आप पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो आपको ईच एंड एवरी बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ता। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट देश के कोने कोने से वेरियस मोड से हमको पेमेंट करते हैं। तो बच्चे के पास अगर पीएनबी का अकाउंट होता तो हमसे बोलता सर अपने पीएनबी के अकाउंट की डिटेल दीजिए, एचडीएफसी के अकाउंट की डिटेल नहीं चलेगी, यस या नो? आज की डेट में बच्चे का अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, हमने एक ही डिटेल बच्चे को देनी होती है, तो उस दौरान वो डायरेक्टली हमको पेमेंट कर पाने की फैसिलिटी रखते हैं। रिलेटेड फंक्शंस की बात करें, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। इनका कहना है कि गवर्नमेंट के बैंकिंग फंक्शंस को आरबीआई कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है। और बैंकर्स टू बैंक का मतलब है अगर किसी बैंक को लोन देना है, पैसे देने हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो या नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो, इनका कहना है कि जब जब हम बैंकर्स टू बैंक के तौर पर हम बात करते हैं
तो जो पैसे देने का काम रहता है, फंड देने का काम रहता है, तो ये सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक को ये फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और बैंकर्स टू बैंक का रोल भी ये परफॉर्म करता है। इसके बाद बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा है उससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जरा जल्दी जल्दी मेरे को आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई इज इस्टेब्लिश्ड इन, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ बच्चों? आरबीआई इस्टेब्लिश इन, जल्दी से बताइए। अब तक अगर आपने क्लास को अच्छे से सुना है तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। यहां पर जल्दी जल्दी एक रैपिड टेस्ट हो जाए आपका, आपकी रैपिड नॉलेज का टेस्ट, नॉलेज का रैपिड टेस्ट हो जाए। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट 1934 जरूर था, लेकिन 1 अप्रैल 1935। अंडर विच एक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, कौन से वाले एक्ट में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ? आरबीआई एक्ट 1934, 1935, 1937, 1948। कौन से वाले एक्ट में? बच्चे कह रहे हैं आरबीआई एक्ट 1934। देयर आर सो एंड सो जोनल एंड सो रीजनल ऑफिसेज, कितने जोनल ऑफिसेज और रीजनल ऑफिसेज हैं? अगर जोनल ऑफिसेज और रीजनल ऑफिसेज की बात करें तो कितने हैं बच्चों? 4 and 19, 4 and 19 का कॉम्बो है, 4 and 19। आंसर नंबर 3, when has RBI been fully owned by government of India? When has RBI been fully owned by government of India? From 1935, 1948, 1949, 1950। तो ऑप्शन नंबर सी 1949। When did RBI's office shift in 90? Sorry, where did RBI office shift in 1937? कहां शिफ्ट हुआ? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में? जल्दी से बताइए कहां पर शिफ्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, कहां शिफ्ट हुआ बच्चों? कहां पर शिफ्ट हुआ? बच्चे कह रहे हैं मुंबई में शिफ्ट हुआ, बच्चे कह रहे हैं मुंबई में शिफ्ट हो गया सर, मुंबई में शिफ्ट हो गया। वेयर डिड आरबीआई ऑफिस शिफ्ट इन 1937? तो ये बच्चों मुंबई में शिफ्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बनाना, प्रोटेक्ट करना डिपॉजिटर इंटरेस्ट, प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, और अगला आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दीज, नेक्स्ट आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा बेटा, यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा बच्चों ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ अगर आरबीआई की बात करें तो एक रेगुलेटर, एक सुपरवाइजर के तौर पर ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटर से इंटरेस्ट, और प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? दो तरीके के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वहां पर आरबीआई कुछ वैल्यू प्लस माइनस करता है, वैल्यू प्लस माइनस करता है, कोई रेशो चेंज करता है, कोई रेट चेंज करता है, कोई रेशो चेंज करता है, कोई रेट चेंज करता है। बट अगर हम बात करेंगे यहां पर बैंक रेट में रेशो चेंज होगा, रेट चेंज होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कुछ क्वांटिटी में परचेज किया जाएगा, और वेरिएबल रिजर्व रेशो की अगर हम बात करेंगे तो यहां भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट प्लस माइनस किया जाएगा। तो क्रेडिट राशनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट आ जाता है जहां पर वेरियस गाइडेंस इशू करता है आरबीआई, कुछ चेंज नहीं करता। 7 कर दी, बैंक रेट पॉलिसी ऑफ आरबीआई में इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय अफेक्टिंग, फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय अफेक्टिंग, बैंक रेट पॉलिसी ऑफ आरबीआई में इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय अफेक्टिंग द डिमांड फॉर क्रेडिट, द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट,
द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ दीज। तो बैंक रेट की अगर हम बात करें बच्चों, बैंक रेट के बेसिस पर जैसे ही बैंक रेट चेंज होती है इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। जहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वहाँ डिमांड पर भी अफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट पर भी अफेक्ट पड़ेगा और क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बैंकर्स उस रेट पर फंड बोरो ही नहीं करेंगे तो पब्लिक को कैसे उधार देंगे। ऑन अप्रैल 3, 2020 आरबीआई अनाउंस द मोरेटोरियम पीरियड ऑन लोन्स। नोट वैन आया आपका, सॉरी, कोविड-19 की सिचुएशन अराइज हुई, पब्लिक एट अ लार्ज को बड़ी समस्या होने लगी, लोन कैसे चुकाए जाएं क्योंकि बिजनेस तो चल नहीं रहे थे। तो आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया था, और वो जो मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया था वो 3 मंथ के लिए किया था। इसे अलग से एडिशनली आप रिटेन कर लेना। 9th का आंसर रहेगा 3 मंथ के लिए ऐसा मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया था। 10th के आंसर की बात करूंगा, ऑन विच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल ₹500 एंड 1000 नोट। तो ये किस डेट में अनाउंस हुआ? 8 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2016 और 8 नवंबर 2017। मोदी जी ने जो आकर के लेक्चर दिया था बच्चों कि भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट पिक्चर में नहीं रहेंगे। वो कब से हुआ था? 8 नवंबर 2015 था या 8 नवंबर 2016 था? जल्दी से बताइए भाइयों और बहनों। 8 नवंबर 2015 था या 8 नवंबर 2016 था? 8 नवंबर 2016 बेटा, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को ये घटना घटी बच्चों 2016 में। 8 नवंबर 2016, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। इसको भी रिटेन कर लेना, ये मेंशन नहीं है, बैंकिंग से कनेक्टेड है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फास्ट ट्रांसफर, नेशनल एस्टेब्लिशमेंट फास्ट ट्रांसफर, ये एनईएफटी रहेगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। वेयर वॉज द इनिशियल ऑफिस वॉज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड। कहां पर था बच्चों? ये कोलकाता में था। कहां पर था ये बच्चों? कोलकाता में था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर अप कराए। अगला एस्पेक्ट रहेगा बच्चों अनाउंसमेंट इन इंडियन यूनियन बजट 2020। अनाउंसमेंट इन इंडियन यूनियन बजट 2020। इस कंसेप्ट से जो बाकी सारे रेस्ट टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी की क्लास को हम इधर ही होल्ड रखते हैं। यहां से आगे वाले जो कंसेप्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे। आज हमने सारा का सारा टॉपिक इधर ही ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर अप करेंगे, क्योंकि इसको शुरू करूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा।